योगी जी, आपको न्यूज़ 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महाकुंभ के इलाके में हैं। चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि क्या आयोजन है, भव्य, अलौकिक, एकदम आलीशान। थोड़ा आपके उससे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोगों ने क्या काम, इस पे क्या लगा इतना बड़ा आयोजन करने में, और कुंभ के लिए आपका क्या मैसेज है दुनिया को? राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है और जो पीढ़ी काफी उम्र दराज हो चुकी है, उस पीढ़ी को भारत की इस पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। मैं पहले भी कुंभ में आ चुका हूं। 2019 में आपने भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन किया था, उसमें भी आया था। मगर जिस प्रकार की भीड़ मैं इस बार देख रहा हूं, इस तरह की भीड़ पहले मौनी अमावस्या के स्नान में होती थी। आजकल लगभग रोज इस तरह की भीड़ दिख रही है। देखिए, ये जो आयोजन है जी, ये भारत की एकता का एक संदेश देने वाला एक समागम है। और ये सही बात कहा आपने कि मौनी अमावस्या जो मुख्य स्नान होता है कुंभ का, जी, मौनी अमावस्या को इस प्रकार की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब इस प्रकार की भीड़ हर दिन नजर आ रही है। यानी पिछली बार 2019 में मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और इस बार मकर संक्रांति के दिन ही 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान किए थे। तो इस बार अब तक पिछले 10 दिन के अंदर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आज 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर आ चुका है। सुबह से ही संगम में पवित्र स्नान में भागीदार बन रहा है और ये अनवरत सिलसिला 3 फरवरी तक चलता रहेगा। मेरा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार 19 से 3 से 5 गुने तक भीड़ होगी। 3 से 5 गुना। और कुल कितने लोग आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा आएंगे? अनुमान है कि महाकुंभ क्षेत्र में 45 दिनों के इस पूरे आयोजन में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर लोग यहाँ पर रहेंगे। यानी भारत और चीन के बाद जो सबसे बड़ी आबादी होगी इस अस्थायी शहर में होगी। मेरा अनुमान है 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान आकर के संगम में आकर के पवित्र डुबकी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, आपने इतना बड़ा आयोजन किया। आपने डुबकी कहाँ लगाई थी उस दिन कैबिनेट के साथ? देखिए राहुल जी, ये सामने ही ये हम हैं यहाँ पे यमुना जी पे, इस सामने गंगा जी आ रही है और इस सामने दोनों का संगम हो रहा है। और अदृश्य मां सरस्वती के बारे में भी मान्यता है कि तीनों का मिलन इसी स्थल पर होता है और यहीं पर संगम में ये लाखों श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं इसी संगम में स्नान कर रहे हैं। आपका एक बड़ा अलग दृश्य हम लोगों को देखने के लिए मिला। एक
आपको बड़ा हंसते खेलते एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए आप चौवन आपकी पूरी कैबिनेट ने आपके संग डुबकी लगाई, क्या आपको बचपन सा याद नहीं आ गया? देखिए, एक अद्भुत क्षण होता है ये, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये अविस्मरणीय क्षण होते हैं और जिस एकता का संदेश महाकुंभ दे रहा है, उस एकता के संदेश को उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश के माध्यम से देशवासियों को देने में हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, ये सामने ये पूरा क्षेत्र संगम का क्षेत्र है और सामने ये किला है जी। किले में अक्षय वट भी मौजूद है, सामने दिखाई दे रहा है। और अक्षय वट कॉरिडोर पहली बार बना है, जहां पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर रहा है। इसी किले के अंदर मां सरस्वती का कूप भी है, अदृश्य रूप से ही नहीं बल्कि दृश्य रूप से सरस्वती के दर्शन वहां हो सकते हैं। और उसी में पातालपुरी कॉरिडोर भी बना हुआ है। ये 3 कॉरिडोर केवल किले के अंदर बने हैं। चौथा कॉरिडोर बड़े हनुमान जी मंदिर का बना है। बहुत फेमस लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं और उनके दर्शन वहां पर श्रद्धालु कर सकता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस बार आपको प्रयागराज में इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। तो मोदी जी आए बनारस में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काशी जो है एक विश्व मैप में आया। वैसे ही अयोध्या में पिछली बार आपने राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज प्रयागराज भी इस महाकुंभ को लेकर देश दुनिया में चारों तरफ इसकी बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये भी एक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा? देखिए, भारत की इस ताकत को दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने नहीं समझा था। भारत की इस विरासत जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में भारत के अंदर मौजूद था, जो पोटेंशियल था जी। इसको देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम, 2019 का प्रयागराज कुंभ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, एक नई अयोध्या के दर्शन अयोध्या में होते हैं। विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य और दिव्य धाम और कॉरिडोर का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम, महाकाल में महालोक का धाम, ये सभी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करके भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म की ताकत को दुनिया के सामने उस ताकत का एहसास करा रही है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज से 8 साल 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपनी इसी स्पिरिचुअल ताकत के बल पे। और इससे न केवल यहाँ पे लोगों को नए अवसर मिले हैं बल्कि आर्थिक उन्नयन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। यहाँ की इकोनॉमी को भी इसने एक नई ताकत दी है। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे ये सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40-45? देखिए, मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी
अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी यूपी का यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, आपने इसका विजन हम लोगों को बताया। आइए चर्चा जारी रहेगी, मंच में बैठते हैं। इसके पहले कि हम लोग चर्चा जारी रखें, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये कुंभ के आयोजन में क्या हुआ, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। हमने देश भर से लोगों से बात की है, कुछ ग्लोबल लोगों से भी बात की है, तो उसको हम लोग अपने स्क्रीन में दिखाएंगे। आइए। अंतरात्मा तृप्त हो गई, जो शांति मिली है। अद्भुत, अलौकिक, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी और जोगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। This is a place that is filled with blessings, unlike any other on the entire planet. गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। हम सारे पुण्य पा गए। Bringing hundreds of millions of people together is a massive work to do. My gratitude to our Prime Minister Modi ji, together with Yogi ji, what he has done. It's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience. प्रयागराज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चीज की अगर पूछते ना तो सही तरीके से बताते। इतना सुंदर नजारा अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत पावन फील हुआ। पहला ही महाकुंभ है करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। We can see with our eyes the reality of sadhana, of त्याग. हमका मन ये कह रहा है कि हम तो यही रहो। योगी जी, हम लोग महाकुंभ के आयोजन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक और अलग चीज इस बार देखी। कल मैं बंबई से आ रहा था प्रयागराज, तो फ्लाइट में करीब 90 यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये उद्योगपति हैं, अपनी बीवियों बच्चों के साथ, और वो भी सब आस्था इस तरह की है, सब डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में। मैंने यूथ देखा है, ग्लोबल बहुत अट्रैक्शन है, ग्लोबल का अट्रैक्शन हरदम रहा पर इस साल कहीं ज़्यादा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आपने आउटरीच किया इन सब के लिए? देखिए, महाकुंभ के आयोजन में तो सबसे बड़ी बात ये है, भारत की जो यंग जनरेशन है जी, वो बहुतायत संख्या में है। कुंभ की जो अवधारणा थी, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वो मात्र ये बनाया था कि कुंभ का मतलब बुजुर्गों का एक आयोजन जी, और उन्होंने उसके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का एक पर्याय बना दिया था। पहली बार आप देख रहे होंगे 2019 में भी और 2025 में भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है कि कुंभ के आयोजन को स्वच्छता के साथ, सुव्यवस्था के साथ और सुरक्षा के साथ जोड़ा गया जी। और ये आयोजन इतने भव्य तरीके से आयोजित हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आस्था और आधुनिकता का संगम होगा तो युवा उधर आकर्षित होगा। हर वह व्यक्ति जो समाज जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह उद्यमी हो, टेक्नोक्रेट हो, अच्छा कोई चिकित्सक हो, या किसी जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में जो एक प्रगतिशील सोच रखता है, वह हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा। और जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि यंग सीओज को आपने देखा कल जी, फ्लाइट से यहाँ आते हुए, आपने 13 और 14 को जो आपकी रिपोर्टिंग थी उसमें भी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा जी, कि न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर से आए हुए जो भी पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उसमें हिंदू ही नहीं थे, सनातन धर्मावलंबी नहीं थे, अहिंदू भी थे। जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई तो अभिभूत होकर के उन्होंने तारीफ की इन सभी चीज़ों की, कि भव्य और दिव्य रूप में आयोजन कैसे हो सकते हैं, और उसका एक दृश्य ये सब। योगी जी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि के मूवमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। पिछले साल जो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ। आपके लिए इस साल का कुंभ जो है इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये सब देखते हुए?
देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 का जनवरी माह 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। जी 500 वर्षों के बाद रामलीला अपने दिव्य धाम में विराजमान हो पाए और मैं एक सेवक के रूप में वहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उपस्थित था। 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ के आयोजन का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, 2013 का कुंभ भी था, उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पे थे, आज वे इस लोक में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो रहा होगा। वे तमाम दिव्य विभूतियाँ जो 2013 में थी आज नहीं हैं, लेकिन आज ये सब दृश्य देख करके वे संतुष्ट हो रहे होंगे, उनका आशीर्वाद जरूर इस पूरे आयोजन को प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन जो ये सफलता की नई कहानी आज उत्तर प्रदेश लिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी ही विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। सनातन धर्म को लेकर मोदी जी की एक बहुत अलग सोच है। कैसे आप अगर एक मैसेज आप दुनिया को सनातन धर्म के बारे में देना चाहें महाकुंभ और के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय, न कोई लिंग का भेद, सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। महंत अवैधनाथ जी भी कहते थे कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है वो हिंदुओं को एकत्रित एकजुट करने का एक मूवमेंट है। मंडल कमीशन ने जो है लोगों को, हिंदुओं को कास्ट में बांटा, वो मानते थे कि ये उसको जोड़ रहा है। अब जैसे ही आपने इतना बड़ा आयोजन किया, अब अपोजिशन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मेरा ये मानना है और हम लोग ये मानते रहे हैं, गोरक्षपीठ ये मानती रही है कि समाज में दबे कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दलित हों, वंचित हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, समाज में गरीब तबके के लोग हों, सौभाग्य से स्वतंत्र भारत में उन सबको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटा जाए, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, यह देशद्रोह से कम नहीं। यह अपने आप में एक देशद्रोह है। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर आप समाज को बांटेंगे और सत्ता प्राप्त करके फिर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। वर्तमान भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे देश कमजोर होगा। हमें बंटना नहीं है, हमें एक रह करके भारत को मजबूत बनाना है। भारत की मजबूती सनातन धर्म की मजबूती है, हर एक भारतवासी की मजबूती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे ऑपोजिशन के नेता कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आपका क्या मत है? क्या आप कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं या आप इसको एक खतरा मानते हैं? मेरा मानना है कि हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है। और ये देश का सौभाग्य है कि पिछले एक दशक के अंदर आजाद भारत में पहली बार हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को
उसका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी के कनेक्शन जल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा लगातार पिछले 5 वर्ष से प्राप्त हो रही है। यह पहली बार हुआ है। हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। योगी जी, इसके बावजूद 2024 के चुनाव में आप लोगों ने 400 पार का, एनडीए ने 400 पार का नारा दिया, मगर ऑपोजिशन ने संविधान बदलने की बात जो कही, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक थोड़ी चिपक गई। और आप यूपी में अगर लें तो उम्मीद थी कि 2019 से भी ज़्यादा आंकड़े आएंगे, मगर आप लोग 33 सीटों में सिमट गए। क्या लगता है, क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई? देखिए, इंडी गठबंधन विदेशी पैसों के बल पर उन्होंने इतना दुष्प्रचार किया है। किसी ने संविधान बदलने का दुष्प्रचार किया, किसी ने आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार किया, किसी ने कोई अन्य दुष्प्रचार किया। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करते करते इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और डिजिटल मीडिया का भी दुष्प्रचार का माध्यम बना करके इन्होंने उस समय जो कुछ भी दुष्प्रचार किया था, जनता को चुनाव के बाद उसका एहसास हो पाया। और आज आप देख रहे होंगे फिर से जनता जनार्दन उनको जवाब दे रही है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था, भले ही लोकसभा चुनाव में 50% सीटें उन्होंने पाई थी, 50% बीजेपी ने पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ वहां सरकार बनाने में सफल हुई। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने उस समय सफलता प्राप्त की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार, एनडीए की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव हुए, 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी पाई और मात्र 2 पे इंडी गठबंधन सिमट करके रह गया है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। इसलिए आज के दिन पर उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता उनकी वास्तविकता समझ चुकी है और ये भी जानती है कि संविधान की प्रति लेकर के घूमने वाले लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन करते रहे, ये वही लोग हैं। अब ये बहुत दिनों तक ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे भारत की राजनीति में। तो योगी जी, अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत साफ हैं जी। हमें विरासत और विकास को आगे बढ़ाना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ाना है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देना है, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2027 के चुनाव में भी आगे बढ़ेगी और फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार फिर से यूपी के अंदर बनाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के अलावा और कौन से मुद्दे उठाएंगे? मैंने कहा ना, विरासत भी है तो विकास भी, वेलफेयर की स्कीम भी है। हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, इन सभी के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार अपना कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो आपके एलाइज हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहेंगे? मैं देख रहा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको आगे बुलाया, आपने राजभर जी की बात करी। सभी लोग मंत्रिमंडल के भाग गए हैं, तो मंत्रिमंडल में सभी लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं
और यहाँ पे सभी लोग आए थे, तो मंत्रिमंडल के सामने जब फोटोग्राफी की बात आई तो हमने कहा भी हमारे सभी सहयोगी दलों के लीडर्स भी सामने आ जाए। तो ये माना जाए हम साथ साथ हैं, सभी लोग साथ में हैं, आगे साथ रहेंगे। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में एक शानदार जीत की बात करी, बहुत बड़ा कमबैक रहा और बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री रही दोनों जगह। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी जीत रही। आपने एक नारा दिया उन दिनों, बटोगे तो कटोगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये नारा आपके कहाँ से आया, कैसे सोचा, और इसका अर्थ थोड़ा समझाएं हमको। देखिए मैं हरियाणा चुनाव के दौरान मथुरा मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। रात्रि को मैं मथुरा में था, सुबह मुझे वहाँ पर आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुर्गादास राठौर मध्यकाल में एक बहुत प्रतापी सेनापति थे, जोधपुर राजा के। तो स्वाभाविक रूप से उस समय दुर्गादास राठौर के बारे में कहा जाता है कि जब जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब परास्त नहीं कर पाया, उन्होंने उनके साथ समझौता किया और समझौते में इस बारे में कहा कि भाई आप अफगानों पे हमला करिए, मैं पीछे से आपकी सहायता करूंगा। राजा जसवंत सिंह जी जब अफगानों पर हमला करने के लिए निकले तो इसी में धोखे से औरंगजेब ने पीछे से हमला किया और राजा जसवंत सिंह उस युद्ध में शहीद हुए। उनका पुत्र अजीत सिंह साथ में था, रानी साथ में थी। जब सेनापति दुर्गादास राठौर ने देखा कि राजा को मारने के बाद अब ये राजकुमार को मारना चाहते हैं, तो उन्होंने राजकुमार और रानी को ले जाकर के एक आश्रम में उन्हें रखा और फिर वहां से उनको दूर लेके चले गए। जब राजकुमार अजीत सिंह बड़े हुए तो उन्होंने फिर जोधपुर का राजा उन्हें बनवाया। 91 वर्ष की उम्र तक दुर्गादास राठौर जोधपुर में रहे। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और उज्जैन चले गए, वहीं उन्होंने अंतिम श्वास ली। उस पूरी परंपरा के प्रति राठौर तेलीय परंपरा, तेलीय जाति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आगरा में वो मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने दोनों समुदायों को बुला के बात की, अंततः समझौता हुआ, फिर मूर्ति स्थापित हुई। तो उसी में मैंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रहोगे सेफ रहोगे के माध्यम से पूरे देश को इसके साथ जोड़ने का संदेश दिया है। और मैं मानता हूं महाकुंभ का भी यही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा देश। देश अखंड रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है तो हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पंथ भी सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षा है तो समृद्धि अपने आप आएगी। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा था कि आपके पहले कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, उसका आपको जनता ने आपको दोबारा बहुत बड़ी जीत दिलाई। इस कार्यकाल में आपकी बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, हमने जो कहा सो करके दिखाया है। जो पहले भी कहा गया था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति का आचार और विचार में साम्यता होती है तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद उसके साथ में होता है। जनता को सुरक्षित माहौल चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए अवसर चाहिए, हर बहन और बेटी को सुरक्षा चाहिए, हर व्यापारी एक सुरक्षित माहौल में व्यापार कर सके, उसके लिए जॉब डूइंग की व्यवस्था हो। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है, उसका लाभ बीजेपी को प्राप्त होगा।
एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लोगों ने देखा आपके पहले कार्यकाल में, एक कठोर एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपने दृढ़ निश्चय किया वो करके दिखाया। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कैसे इवॉल्व किए हैं पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में? देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं, एक सामान्य साधु हूं। हमारे साधु परंपरा के, संतों और योगियों की परंपरा की जो दिनचर्या होती है उसका पालन करता हूं। हाँ, कठोरता से उसका पालन स्वयं के ऊपर करता हूं। तो जब मेरे ऊपर लागू होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। अगर मैं स्वयं उसका लागू न करूं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इन सब से वंचित होगा, लेकिन मैं उसको कठोरता से अपने ऊपर लागू करता हूं तो उसका लाभ यूपी को प्राप्त होता है। योगी जी, आपने अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत की बात करी, अभी चुनाव है दिल्ली का, आप मैदान में उतरे हैं, आपने आते ही हिंदुत्व की बात करी, समाज को जोड़ने की फिर एक कोशिश की है। इस बार क्या लगता है, बीजेपी की सरकार 26 साल के बाद प्रयागराज में है ना? आप प्रयागराज में हैं? बिल्कुल। प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम की त्रिवेणी है जी। यहाँ की यमुना जी में और दिल्ली की यमुना जी में अंतर देखिए। यहाँ की यमुना जी में आप आचमन भी ले सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। क्या दिल्ली में ये संभव है? और मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने देश को धोखा दिया है, दिल्ली वासियों को धोखा दिया है, राजधानी वासियों के साथ धोखा किया है। आप देख सकते हैं वहां पर यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया है। उसका दुष्परिणाम दिल्ली वासी तो भुगत ही रहे हैं, हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासी भी भुगत रहे हैं। ये तो बाद में जब हम लोग आगे आते हैं, चंबल, केन, बेतवा और अन्य नदियों का पावन जल यमुना जी में मिलता है तो इतनी दिव्य नदी आती है। और फिर इसमें ट्रीटमेंट के प्लांट हम लोगों ने जगह जगह जो लगाए हैं, उसके परिणाम सामने हैं कि इतनी अविरल और निर्मल यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी दिखाई देती है। अन्यथा इन लोगों ने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की है, ये केवल नदी नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति के साथ इन्होंने इसी प्रकार का धोखा किया है। यही धोखा इनका भारतीय संस्कृति के प्रति भी है। केजरीवाल जी ने पलट के कहा है कि जो है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ भेजना चाहते हैं ताकि वो योगी सरकार को कुछ टिप्स दे सके कि एजुकेशन में कैसे चेंजेस। उनका एजुकेशन मिनिस्टर यूपी में आए तो यूपी से कुछ सीख करके जाएगा। यूपी के अंदर देखना है, याद रखना, उनको याद रखना होगा, यूपी का एजुकेशन का बजट उतना है जितना पूरे दिल्ली का बजट है। उनका 78,000 करोड़ का बजट है और यूपी का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट केवल एजुकेशन का है। पूरे दिल्ली का टोटल बजट 78 से 80,000 करोड़ का है और यूपी का 1 लाख से 1,20,000 करोड़ का अकेले एजुकेशन का बजट है। तो यहाँ आकर के वे हमें क्या सिखाएंगे, वे यहाँ से सीख के जरूर चले जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने संगम में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाई है पूरी कैबिनेट के साथ, उनको भी जाना चाहिए, एक बार वो भी डुबकी लगाएं तो अच्छा रहेगा। योगी जी, केजरीवाल जी ने बहुत पहले एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू की थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, ये सब उन्होंने दिया। तो इस बार आपको क्या लगता है, ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स जीतेगी या आपका हिंदुत्व जीतेगा? देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम फ्री की सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं और ये हर नागरिक का अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम जहां जिसको जो आवश्यकता हो तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है, लेकिन खैरात बांटने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये खजाना प्रदेश की जनता का है, मेरा नहीं है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मुझे कोई राइट नहीं इसको लुटाने का। जो जनता जनार्दन का अधिकार है वही उनको उपलब्ध हुआ, उनको होना ही चाहिए, वो उनको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास हो रहा है। योगी जी, मेरा एक सवाल इससे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इससे ऊपर उठ के है, और वो ये है कि क्या आप इस रेवड़ी कल्चर, इस फ्रीबी कल्चर के बारे में चिंता करते हैं? देखिए, बहुत सारे चुनाव हुए हैं पिछले कई वर्षों में और अब सिर्फ फ्रीबीज दी जा रही हैं, और आपकी पार्टी के प्रदेशों में भी ऐसा हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, मतलब कर्नाटका, हर जगह आप फ्रीबी दीजिए और जो है चुनाव, और उसका चुनाव में परिणाम पॉजिटिव आ भी रहा है। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहना स्कीम भी आई। क्या आपको इस बात को लेकर आप चिंतित हैं? आप यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इस तरह की फ्रीबी कल्चर ग्रोथ को स्लो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कम जाएगा।
इस पर आपका क्या मानना? देखिए, मेरा मानना है कि हमें एक लंबी सोच के साथ काम करना होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इसको करना पड़ेगा। वेलफेयर की स्कीम को लागू करने में बुराई नहीं, लेकिन अगर यही चीज परफॉर्मेंस बेस्ड होगी तो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे, और कर्मण्यता से कोई समृद्धि की शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। याद रखना, आज दुनिया के अंदर जो संकट आया है, वह संकट के दौर में, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत दुनिया के अंदर अकेली इकोनॉमी के रूप में खड़ा है। दुनिया लड़खड़ा रही है। कारण है, भारत ने कर्म की प्रधानता दी है, कर्म का संदेश दिया है। तो उस कर्मण्यशीलता को हमें बनाए रखना पड़ेगा, अन्यथा लड़खड़ाने में बहुत देर नहीं लगने वाली। तो आप कह रहे हैं कि जो भारत सरकार कर रही है, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो चालू रहेंगी, और वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, वो फ्रीबीज। मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, वो वेलफेयर की स्कीम है जी, जिसमें व्यक्ति के परफॉर्म के हिसाब से उसको बांटा गया, परफॉर्मेंस बेस्ड है वो, और मुझे लगता है वो होगा तो सबका हित होगा, पब्लिक का भी हित होगा, देश का भी हित होगा। संभल पर एक सवाल मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाह रहा हूं। इधर मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं खोजना चाहिए। संभल के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संभल से मतलब नहीं था, तो देखिए आपने देखा होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने भी और पांचजन्य ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट से कहा था कि सोमनाथ से संभल तक इस सत्य को खोजने की एक यात्रा है। सरदेव सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है, वह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनावश्यक रूप से हर एक मुद्दे को जबरन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन मुद्दों को देखना होगा जिसमें सच्चाई हो, और जो सद्भाव के माहौल में, जिसको वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता हो। अनावश्यक रूप से हर एक मामले में विवाद की स्थिति खड़ा करना आज के समय में उचित नहीं, लेकिन हां, जो सत्य है उस सत्य से पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं। तो संभल में, मथुरा में आपका काम चालू रहेगा, मंदिर वहां? मैं क्या कह रहा हूं ना, संभल में सच सामने आना चाहिए जी, मथुरा और काशी का सच भी सबके सामने आना चाहिए। ऑपोजिशन बार बार एक बात ये जरूर कहता है कि योगी जी जो है हरदम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये पहले हम लोग इस पर वार्तालाप कर चुके हैं, मगर पहले आजम खान थे तो अब बर्क फैमिली है, पहले बकरी चोर के केस दर्ज होते थे, अब बिजली के चोरी के केस दर्ज होते हैं। इसको क्या जवाब है आपका? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं करते जी, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, अराजकता फैलाना अपना अधिकार मानते हैं, उनको कानून के दायरे में लाना इस सरकार का नैतिक दायित्व भी है, और अपना उस कर्तव्य का पालन सरकार कर रही है। भारत में लाखों बांग्लादेशी आज यहाँ पे हैं। ये मुद्दा आपने जो है अपने दिल्ली के उसमें भी उठाया है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। तो इस आधार कार्ड बनाकर उनको यहाँ के वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा मिल रहा है, तो इसका समस्या का समाधान क्या देखते हैं? देखिए, जो चीज सुरक्षा के लिए थ्रेट हो, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने वाला हो, और ये जानते हुए कि यही कारण देश के विभाजन का कारण बना था जी, हमें उससे समय रहते सतर्क और सावधान होना होगा। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्ष में कोई उद्योग नहीं लगा पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यू ओखला के रूप में नोएडा है, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना हुआ है। उन्होंने निवेश किया बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाकर। हमने निवेश किया औद्योगिक इकाइयों को ला करके, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को वहां पे ला करके। डाटा सेंटर बन रहे हैं, रोबोटिक के सेंटर बन रहे हैं, और भी एआई के नए नए सेंटर वहां पे स्थापित हो रहे हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर वहां से प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों में यही अंतर है। यूपी और
दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में यही अंतर है। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, डेवलपमेंट की योजनाओं को पूरी तरह उन्होंने ठप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने यूपी को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी को देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार दे करके यूपी के युवाओं के हाथों को काम देने में सफलता प्राप्त की है और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल यूपी के अंदर हम लोगों ने खड़े करने में सफलता प्राप्त की है। योगी जी, आपने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोला है। आपने कहा है जितनी वक्फ की जो सरकारी जमीन जो उन्होंने ली है उसकी हम एक एक इंच वापस लेंगे। कैसे हो पाएगा ये? देखिए, हो रहा है। मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या के लिए, काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, संभल के लिए, हर एक जगह के लिए उनके दावे आने लग गए कि ये तो वक्फ की लैंड है। तो फिर मैंने पुराने राजस्व रिकॉर्ड टटोलने शुरू किए और राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ, अन्यथा यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। हम लोगों ने यूपी वक्फ बोर्ड के नियमावली में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि हम लोग पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाल करके राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उनके सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। सुप्रीम कोर्ट की आपको पिछले आपके कार्यकाल में आपको बुलडोजर बाबा का वो मिला। लोगों को उम्मीद थी कि जब कभी जस्टिस नहीं मिल पाती है तो इस तरीके से उनको जस्टिस मिलती है और आपको उन्होंने प्यार से बुलडोजर बाबा बुलाया। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं नेशन वाइड जो है जो कि लागू हैं, तो ऑपोजिशन कह रही है कि अब बुलडोजर टेरर और जंगल राज यूपी में खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे बुलडोजर बाबा? यूपी में जंगल राज पिछली सरकारों में था। यूपी में 2017 के बाद जो राज आया है वो राम राज्य है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको उसका अधिकार उपलब्ध कराना, ये यूपी के अंदर हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हमारा काम आसान हुआ है और आपने सुनवाई के दौरान इस चीज को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसने जो गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय के उन सबको फॉलो करते हुए ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और आज भी आप देख रहे होंगे हमारी कार्रवाई अनवरत रूप से गलत तत्वों के खिलाफ पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून के दायरे में रहकर सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। कब तक ये हो पाएगा? कोई कहता है 2027 आपने बोला या 2030। एक तो ये कि कब तक होगा और 2029 की हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और उसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने पिछले 7-8 वर्ष के दौरान 3 से 3.5 वर्ष कोविड महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी के दुगना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और मेरा ये मानना है कि हम लोग 2029 में इसको अचीव कर लेंगे। योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। कुछ पर्सनल 2-4 सवाल आपसे हर बार पूछने की कोशिश करता हूं, एक आध और। आप
गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे थे मैथ्स में, उसके बाद आप एमएससी कर रहे थे, उसके बाद आपने अचानक से संन्यास ले लिया। ये कैसे हुआ, किसने इसको देखिए, प्रभावित पूर्व किया? जन्मों का प्रारब्ध होता है जी। ये न मेरे बस में है, ना आपके बस में है। जो विधाता ने लिख दिया वो होकर के रहेगा, और वही मेरे साथ भी हुआ है। तो आप कैसे आकर्षित हुए इसकी ओर? देखिए, मैं हमेशा व्यवहारिक जानकारी देने का पक्षधर रहा हूं, और मैं पूज्य संतों की सानिध्य में जाकर के अलग अलग पंथ और संप्रदायों को मैंने देखा। बाद में जब मुझे लगा क्रियात्मक योग से जुड़ा हुआ एक समृद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय है, तो मैंने उस समय आकर के महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में आकर के उसकी दीक्षा ली, और फिर मैं इस पूरी परंपरा के साथ दीक्षित हो गया। आपके गुरु के गुरु दिग्विजयनाथ जी, वो भी लोकसभा में थे, वो भी एमपी थे। आप महंत अवैधनाथ जी भी राजनीति में भी रहे। हाँ, आप तो 26 साल की उम्र में ही एमपी बने, और अब आज सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धर्म और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई विरोधाभास? देखिए, विरोधाभास मानने के लिए मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी है। आप मानो तो धर्म एक जीवन पद्धति है जो सदाचार, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का एक प्रवाह है, जिसमें व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। क्या कोई राजनीति कर्तव्य से विमुख हो सकती है? सदाचार और नैतिक मूल्यों से विमुख हो सकती है? राजनीति इसके सापेक्ष चलेगी तो समृद्धि को प्राप्त करेगी, इसके निरपेक्ष होगी तो पतन को प्राप्त करेगी। योगी जी, जब आप गोरखपुर आए तब आप मात्र 21 साल के थे। उस वक्त गोरखपुर माफिया की गिरफ्त में था, 2-3 बड़े माफिया डॉन्स थे, आए दिन हत्याएं होती थी। क्या आप जब वहां आए तो उससे कुछ सीख मिली कि आगे आप कैसे, आपकी आज सोच जो है, क्या उस वक्त? देखिए, मैं जब 1992-93 में गोरखपुर आया था, सचमुच स्थिति बहुत खराब थी। 3-4 तो बड़े बड़े माफियाज थे ही, उनके गुर्गे अलग से थे। गोरखपुर का हर व्यापारी, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देता था, हर चिकित्सक गुंडा टैक्स देता था। और अगले 2-3 साल तक मैंने भी ये सब अनुभव किया, कैसे व्यवस्था को पूरी तरह पैरालाइज करके रखा हुआ था। कोई भी सरकार रहेगी, माफियाज के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। लेकिन 1996 के बाद जब मुझे लगा कि अब चुप बैठने से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई तो उनके सामने बोलता नहीं है, सारी मशीनरी उनके सामने वो मौन है, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था उनके खिलाफ, और बोलता था, मैं लड़ता था, विरोध होते थे। और सांसद बनने के पहले हम लोग लगभग गोरखपुर के माफिया राज को कंट्रोल कर चुके थे। हमने हर व्यापारी की बैठक की, हर चिकित्सक के साथ बैठक की, हर उद्यमी के साथ बैठक की। मैंने कहा भी कोई गुंडा टैक्स नहीं देगा, और मत दो इन गुंडों को टैक्स। अगर दोगे तो अपने लिए दुर्गति करोगे। और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का हर व्यापारी, हर व्यक्ति विश्वास किया। आज वहाँ पे एकदम शांति है, सुरक्षा है, और पूरा प्रदेश के अंदर उसको लागू करने में, जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे उसको लागू करने में सफलता मिली। बहुत खतरनाक काम था उस वक्त, उनसे लड़ना कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि वे सब सत्ता प्रायोजित थे, सत्ता का संरक्षण उन माफियाज को था। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो संघर्ष है वह न्यू बनी आगे प्रदेश के माफिया से लड़ने में। योगी जी, आपने बहुत छोटी उम्र में अपने फैमिली को छोड़ दिया। आपके फैमिली के बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं, आपकी एक बहन है, वो एक टी स्टॉल चलाती हैं। आपके एक भाई शायद सूबेदार हैं, हो सकता है मैं कुछ गलत भी हूँ। एक भाई आपके पत्रकार हैं, एक जो है गोरखनाथ कॉलेज में काम करते हैं। तो इस तरह के सामान्य वातावरण में आप पले बढ़े, आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इनसे बातचीत हो पाती है? क्या मिल पाते हैं? क्या याद आती है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो जैविक परिवार है, मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे लोग मेरे कार्य में, मेरे किसी भी धार्मिक या राजनीतिक कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप उस अभियान के साथ कभी नहीं किए। यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आते।
उनमें से मुझे लगता है किसी ने भी गोरखनाथ मठ नहीं देखा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा। और कुंभ में भी मैं मेरे लिए इस पूरा परिवार जो यहाँ आ रहा है सब मेरे लिए परिवार जैसा है। तो मुझे इन सब की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है और मैं मानता हूँ इनका जो पुण्य होगा ये सब पुण्य उन लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, राजनीति में आने के बाद लोग सत्ता लोभी हो जाते हैं, परिवारवाद होता है, परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। एक योगी इस सत्ता लोभ से कैसे दूर रहता है? और अगर आप आज मुख्यमंत्री नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे होते? मैं एक योगी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता, उसमें कोई वो नहीं। मेरा मिशन एक ही है, सनातन धर्म को मजबूत करना, भारत की मजबूती के लिए काम करना। पूरा जीवन भारत माता के चरणों में है, सनातन धर्म के लिए समर्पित है। इसी में देश का और समाज का कल्याण है। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद प्रयागराज में पला बड़ा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार प्रयागराज में, वो भी महाकुंभ के पावन पर्व में आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं महाकुंभ नगर में अभिनंदन करता हूं। और ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं सामने, ये त्रिवेणी का है, संगम तट का है। मुझे लगता है कि जो करोड़ों दर्शक हैं न्यूज 18 के, उन सबको ये दृश्य देखने का और इस भव्य स्वरूप को देखने और इससे अभूत होने का एक अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।